दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर है और मैं विनोद कुमार को लेकर के हाजिर हुआ हूं। दर्शकों, अभी सियासी जमातें जुड़ जाइए, जो लोग जुड़ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। सियासी जमातें अभी सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की स्टेटमेंट को ही लेकर उलझी हुई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धमाका कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह डिसाइड किया है कि 90 की 90 सीटों पर वो अपने दम पर लड़ेगी। इसमें कोई बड़ी बात है, आपको तो लगता ही है, लेकिन कुछ रोज पहले जुलाई की ही बात करेंगे। जुलाई में ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि ये दोनों ही मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और जब तक जम्मू कश्मीर को उसकी पहचान वापस नहीं मिल जाती है तब तक वो संघर्ष को एकजुटता के साथ लड़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस घोषणा के साथ, ये घोषणा कब और कैसे की गई? आज प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग थी, कश्मीर में प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग थी, और इस मीटिंग में जिसकी अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और नेशनल यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है और ये डिसाइड किया जाता है, तय किया जाता है कि सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी 90 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ने का फैसला लेती है, और इससे साफ जाहिर होता है कि पीएजीडी कहीं ना कहीं बिखरती नजर आ रही है। हालांकि उनका कहना है कि इस कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग के जो आउटकम्स हैं वो दिखाए जाएंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो इनका डिजाइन है, जो कॉन्स्पिरेसी है भारतीय जनता पार्टी की या इलेक्शन कमीशन की, उसको अगर हमने उसका तोड़ निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने वोटर बनाए जाएं, और ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। इस वक्त स्पोक्स पर्सन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वीरेंद्र सोनू जी। सोनू जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी सुन रहा हूँ जी। सोनू जी, आज प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग थी श्रीनगर में, और डॉक्टर उमर अब्दुल्ला उसको चेयर कर रहे थे। उसमें सर्वसम्मति ये फैसला लिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सभी 90 सीटों पे अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। तो पीएजीडी का क्या होगा? देखिए ऐसे है विनोद जी कि कल ही अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की रेजिडेंस में मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग। जी, पहले भी बहुत दफा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, वो मीडिया पे कह चुके हैं, प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि पीएजीडी इकट्ठे चुनाव लड़ेगी और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हम रियासत की जो हमारी आइडेंटिटी है, जो रियासत के साथ 5 अगस्त 2019 को किया गया है, उसके खिलाफ हम एक जंग लड़ रहे हैं, उसमें इकट्ठे होकर लड़ना है। तो हम तो आज भी इसी बात पे कायम हैं। तो बाकी देखिए कि ये जो बातें अभी मैंने तो आप ही के माध्यम से सुनी है, मीडिया के माध्यम से भी, इसमें मुझे पता नहीं है, तो ना मैंने पूरा उनका बयान पढ़ा है ना सुना है, लेकिन पीएजीडी आज भी कायम है। हमने पहले भी कहा है कि हम कुर्सी की लालच के लिए किसी गठबंधन में नहीं है जी। इस गठबंधन में जाने का, इनके साथ बैठने का, प्लीबरलाइजर का डिक्लेरेशन बनाने का जो हमारा मोटिव है वो कुर्सी नहीं है। हमारा मोटिव है कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तशद्दुद किया गया, जो हमसे हमारे हक हकूक छीने गए, हमसे 35 से 370 हमसे छीना गया, और हमारी रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, और इस वीरेंद्र जी, आप बने रहिए मेरे साथ। अभिजीत जसरोटिया जी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, लेकिन अभिजीत जी, आपके पास आने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, सीधे जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि आज प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस मीटिंग को उमर अब्दुल्ला चेयर कर रहे थे, जिसमें सभी सीनियर लीडर थे। उन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया है कि वो अलग से, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बूते चुनाव लड़ेगी। मैं अभिजीत जी से जानना चाहूंगा, अभिजीत जी आप मुझे सुन रहे हैं? आपको पहले ऐसी शंका थी जैसे डीडीसी के चुनाव में भी हुआ था, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी, अगर आप पिछले भी मेरी सभी डिबेट उठा कर देंगे तो मैंने यही बात कही है कि पीएजीडी जो एक अलायंस बना है, ये बेसिकली किसी एक कॉमन एजेंडे को लेकर नहीं बना है। ये तो सिर्फ केवल और केवल एक पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने अलायंस बनाया। इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, ना ही एक दूसरे से कोई आइडियोलॉजी इनकी मैच करती है, ना ही कोई ऐसा काम ये लोग करना चाह रहे हैं। केवल और केवल सत्ता की भूख से इन सब लोगों ने ये जो है अलायंस बनाया है। लेकिन उसकी आपके सामने परिणाम आ गए। जब डीडीसी का चुनाव आया तो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स
रिप्लेस कर दिए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर ये पीएजीडी वाले सभी इकट्ठे भी चुनाव लड़ते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और हमारे लिए सर्वप्रथम अपना देश और फिर पार्टी और फिर अपना आप होता है। इसीलिए हमारे को ऐसे कितने भी अलायंस बना ले, हमें इसकी कोई भी ना तो इससे हमारे को कोई कभी कोई हमारे को कोई घात पहुंचा सकता है, ना कोई हमारे को इससे परेशानी है। और एक बात तो सब लोगों के सामने जाहिर हो जाएगी कि फारूक साहब पीएचडी में कुछ और बोलते हैं, उमर साहब कुछ और बोलते हैं, तो इनके अपने घर में ही सलाह नहीं है, तो बाद में पीएचडी की या बात की क्या ये करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब इसमें बौखलाहट इनकी आपके सामने है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए। कभी तो ये अपने उसी जो मंच है उस पर सभी को बिठा लेते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो दुखद थी वो तो ये थी कि मैंने कांग्रेस के भी कई नेताओं को देखा जो इनके साथ पिछले इन सब चीजों में इकट्ठे यहाँ पर चल रहे थे। किसी टाइम पे कांग्रेस ने इससे रूल आउट कर दिया था कि हम इनके साथ नहीं है। अब फिर से अभिजीत जी आप बने रहिए। वीरेंद्र सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, अभिजीत जी का कहना है कि सत्ता की भूख के लिए, सत्ता के लालच के लिए ये गठबंधन बना था, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि मैंने पहले भी क्लियर किया था, तो बाकी भारतीय जनता पार्टी ये जो भूख है सत्ता की लालच और सत्ता की लालसा, ये भारतीय जनता पार्टी को है, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से जो सरकारें तोड़ना जानती हैं, एमएलओ को लेके उनको गुमराह करना जानती है। इन्होंने महाराष्ट्र में किया, इन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश की, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया। तो सत्ता की लालच किसको है किसको नहीं, ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए अपने असूलों से भी पीछे हट जाती है। जो लंबे लंबे भाषण जो करते हैं, ये दुनिया जानती है कि सत्ता के लिए हर एक एजेंसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बाकी देखिए, हमने पहले भी क्लियर किया, सत्ता के लिए हमने पीएजीडी नहीं बनाया। हमारा जो एजेंडा है और जो पीएजीडी का एजेंडा है, जहाँ जिस मोटिव से पीडीपी पीएजीडी में है, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया, जो जम्मू कश्मीर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ जेल में डाल के हमारी रियासत को हमसे छीना, उसके 3 टुकड़े किए, हमसे जो आईनी गारंटी जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिला था वो इन्होंने हमसे छीना, और हमारे 3 फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, उनके ऊपर इलीगल पीएस लगा के पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में बंद करके, अपोजिशन लीडरों को अरेस्ट करके जो इन्होंने हमारे साथ किया, हम उसकी बहाली के लिए, हम उस अपने स्टेटस की बहाली के लिए इस अलायंस में है। कुर्सी हमारे लिए मसला ही नहीं है। कुर्सी अगर हमारे लिए मसला होता तो हम भारतीय जनता पार्टी की बातें मानते, जो हमसे करवाना चाहते हैं हमने नहीं मानी, उन्होंने सरकार छोड़ दी, हमें तो कुर्सी मिली थी। आप लोग तो कुर्सी के लिए ये कहते हैं ना हमारी कुर्सी, हम तो कुर्सी पर बैठे थे। जनता ने हमें फख्र है कि हमें ये बड़ी, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के जनता के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी पार्टी बनी को 12 साल हुए थे, 2 बार हमने हुकूमत में, 22 सालों में हमने 2 बार 6-6 साल के लिए हुकूमत लोगों ने हमें मैंडेट दिया। लेकिन ये बात है कि अगर सत्ता की लालच हमें होती तो विनोद जी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं अभिजीत जी से ये जवाब लेना चाहूंगा। अभिजीत जी एक मतलब फिर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं दर्शकों को बता दूं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग थी जिसको चेयर कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इस कमेटी में सभी सीनियर नेताओं ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि पीएचडी के कुछ घटक दल, कुछ ऑडियो बाहर निकली हैं, कुछ स्टेटमेंट बाहर आई हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में नहीं थी। तो अल्टीमेटली कमेटी ने ये फैसला लिया कि वो सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपनी जो मीटिंग की रिकमेंडेशन है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ शेयर करेगी। जी अभिजीत जी, इनका कहना है कि सत्ता का लालच तो बीजेपी को था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इनको ये भली भांति पता होना चाहिए कि इन्होंने तोड़ा सबने तोड़ा था इनके साथ। अब ये शेख चिल्ली के खाब देख रहे हैं, उनको पता नहीं कौन सी वाली दुनिया में रहते हैं जिनको ये भी पता था कि अलायंस क्यों हुआ, क्यों टूटा और क्यों उनको छोड़ा गया, क्यों उनको वो रास्ता दिखाया गया। क्योंकि जिस तरह की अपशब्द और जिस तरह की भाषा इन्होंने बोलना शुरू की थी और भारत के दंगे के लिए और भारत के खिलाफ जो बातें करना शुरू की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोभी होती तो इनके साथ शायद रहती, लेकिन हमें सत्ता की जरूरत नहीं थी। इसीलिए जो है हमने इनसे अपना पीछा छुड़वा लिया, जो मैं वर्ड यूज करना चाहूँ यहाँ पर। रही बात ये, चाहे पीएचडी में जाए चाहे कहीं पे जाए, जमीन किसकी खिसक चुकी है, जिसके सारे के सारे नेता ही उन्हें छोड़ के चले गए। आज इनके साथ ही कोई नहीं है, कम से कम कोई एक तो बचते पीछे इनके पास, आज कोई इनके साथ ही नहीं रहा। वो उसका कारण क्या रहा? क्योंकि इन्होंने जो यू टर्न मारा और जो जिस हिसाब से इन्होंने एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी, उससे सभी के सभी लोगों को लगा कि ये जो पार्टियां टोटली बिलाइन होकर
देश के एंटी काम करना शुरू हो गई, इसीलिए इनके साथ कोई नहीं बचा पीछे। आज जिनका खुद खाली घर हो चुका है, वो कभी PAGD की तरफ देख रहे हैं, कभी फारूक साहब की देख रहे हैं, कभी किसी और की तरफ देख रहे हैं, कोई तो हमारा हाथ पकड़ ले। लेकिन आज जो ओमर साहब ने अपने बयानों से कर दिया कि वो भी इनका हाथ नहीं पकड़ना चाहते हैं। अब ये कहीं अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर ये सोचते हैं कि हमारा कोई हाथ पकड़ के हमें सत्ता की सीढ़ियां चढ़ा देगा, तो ये इनकी सबसे बड़ी एक भूल है जो सामने आपके दिख रही है। अभिजीत जी, वीरेंद्र जी से जानना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, अभिजीत जी का ये कहना है कि आपकी पार्टी खाली हो गई, आप कभी किसी का दामन पकड़ना चाहते हैं, कभी किसी का दामन पकड़ना चाहते हैं, और उमर अब्दुल्ला को इस चीज का एहसास हो गया और उन्होंने कहा कि इनका हाथ पकड़ना खामियाजा भुगतने जैसी बात होगी। देखिए, ऐसे है कि मुझे पता नहीं, मेरे मित्र दोस्त जो हैं अभिजीत जसरोटिया साहब, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं और कहां से ये बातें बना के लाते हैं। भाई, महाराष्ट्र में आपने एक पार्टी को तोड़ के वहां सरकार बनाई और हर एक एजेंसी आपने वहां लगा करके, और फिर चीफ मिनिस्टर उनको बना के आप उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो आपको सत्ता की लालच थी और कैसा बना, सरकार तो वहां चल रही थी। ये कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं है, हम अद्वेष पे काम करते हैं, हमारा एम है। तो भाई, सत्ता के लिए तो आप PDP के साथ हमारे साथ भी आगे आप आए ना, आप सत्ता जिन चीजों के आप खिलाफ लड़ते थे उनके साथ आप भी आगे। और तीसरी बात इसमें अहम कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो गुंडा राज इन्होंने चलाया है, मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार तोड़ी किसने थी? भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी या किसी और ने तोड़ी? महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ी, राजस्थान में इन्होंने कोशिश की। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से अपने वोट से वंचित रखा है, उनको असेंबली चुनाव में जाने का हक इन्होंने नहीं दिया है, असेंबली इन्होंने डिसॉल्व की है और बाबू तंत्र राज यहाँ लगाया है और डेमोक्रेसी का कत्ल ये कर रहे हैं। और रह की बात इनकी जो पारदर्शिता की ये बात कर रहे थे अभी, जहाँ जो कह रहे थे जी हम किसी के सहारे, भाई आप तो किसी के सहारे ढूंढते हो, वसाखियों पे आप सरकारें चुनी हुई तोड़ते हो। हमने तो किसी का सहारा नहीं ढूंढा, हमने तो जनता के पास गए। जनता, आप मुझे बताइए कि आप अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो भाई क्यों आपने चुनी हुई सरकारें तोड़ी? क्यों आपने किसी पार्टी को डिवीजन करवाया? क्यों उनके MLO को लेके कभी गुजरात तो कभी असम, जहां आपकी सरकारें हैं वहां जाते हैं? बाकी ये जो इनके जो खोखले दावे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल जान चुके हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे बताइए, अगर ये वाकया में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों की पहली पसंद है, तो क्यों नहीं करवाते हैं जम्मू में चुनाव? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं असेंबली इलेक्शन कराते हैं? क्यों डेट आगे की आगे ले जाते हैं? पिछले 3 साल से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक जेल में डाला है। क्यों डाला है भाई? अगर आपकी इतनी अच्छी पॉलिसी है, अगर आप इतना काम जम्मू के लोगों के लिए करते हो, तो मुझे आप बताइए, आप क्यों बाहर से 25 लाख वोटर लाना चाहते हो, फिर उसकी सफाइयां देते हो? कोई 2.5 लाख कहता है, कोई 1.32 कहता है, कोई 32,000 रुपया, आपको पता ही कुछ नहीं है। उनको पता ही कुछ नहीं है करना क्या है, क्या मुझे लगता है अभिजीत जी से जवाब ले लेते हैं। लेकिन अभिजीत जी, आपसे रिप्लाई लेने से पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको हेड उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इस कमेटी की मीटिंग में, प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग में सभी सीनियर लीडर थे, टॉप टू बॉटम। और इस कमेटी ने यह फैसला लिया है कि वो PAGD के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, सभी 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेगी, यानी PAGD बिखर गई है। और ये मान के चला जाए कि ये रिकमेंडेशन फाइनल होंगी, क्योंकि सभी सीनियर नेता वहां मौजूद थे। अभिजीत जी, इनका कहना है कि सत्ता तोड़ने, सरकारें तोड़ने में आप माहिर हैं, सत्ता के लोलू आप हैं। देखिए विनोद जी, सबसे पहली बात ये आती है, इनको कम से कम अपना कश्मीर तो संभालो। श्रीनगर सिटी से शुरू होकर बनिहाल के पहले ही ये तो रहेगा, अपना घर तो उनसे संभाला नहीं जा रहा। इनके नेता सो कॉल्ड जो ये बोलते हैं कि इनके नेता को घर नजरबंद किया गया, तो इनका कोई तो आता बाहर उनके नेताओं के। अगर इतनी ही पब्लिक की ओरिजिनल पार्टी होने के बावजूद इतनी लोगों की फेवरेट होती, कोई तो उनके फेवर में प्रोटेस्ट करने आता, कोई एक पत्थर तो आता उठाते उनके लिए, कोई भी नहीं आया। क्योंकि इनकी जमीनी स्तर से लोग इनकी असलियत पहचान चुके हैं। परिवारवाद से ग्रस्त ये पार्टी, और इस पार्टी ने जो लोगों के साथ किया है, वहां पर वो कश्मीर के लोग भली भांति जानते हैं कि जब ये सत्ता में होते हैं तो उनकी भाषा कुछ और होती है। सत्ता के अंदर तो ये बातें करते हैं कि लोगों के बच्चे क्यों टाफियां लेने और दूध लेने जा रहे हैं आर्मी कैंप में। ये वही पार्टी है जिनकी चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर के लोगों की जो है आंखें पैलेट गन से निकलवाई हैं। आज कश्मीर के लोग इनसे हिसाब किताब अपना पूरा लेंगे, और कम से कम अपनी पार्टी की फिक्र करो, जो श्रीनगर सिटी से शुरू होकर बनिहाल से पहले काजीगुंड में भी टनल भी क्रॉस नहीं करती है, वहीं खत्म हो जाती है। और इनको क्या पता। और रही बात, इन जैसी अपॉर्चुनिस्टिक लोग थे वो महाराष्ट्र में भी थे, जो लोगों की चालें तक बेचकर उनके पैसे अपने अकाउंटों में डाल रहे थे। ऐसे लोगों ने उनको खदेड़ दिया, और उन्हीं की पार्टी से उठकर लोग, उन्होंने देखा कि किस पार्टी की आइडियोलॉजी है लोगों की सेवा करने के लिए, इसीलिए आकर सारे के सारे वहां जुड़ गए। लोगों के अंदर गैरत है,
अभी भी इस दुनिया में गैरत बची है। जिनके अंदर गैरत खत्म हो चुकी है वो ऐसी बातें करेंगे जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। आज ये अपना कोशिश कर रहे हैं कि किसके घोंसले में हमें मौका मिल जाए अपने सियासी अंडे देने का। कभी एक का घोंसला ढूंढते, कभी दूसरे का घोंसला ढूंढते, लेकिन वो उनको घोंसला नहीं मिलता। सुन रहे हैं आप वीरेंद्र जी, सुन रहे हैं? आपको ये कहा है कि आप रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी की तरह बिहेव कीजिए। देखिए ऐसे है कि और हम तो मानते हैं हम रीजनल पार्टी हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की पार्टी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हैं। आप मुझे बताइए, इन्होंने अभी जो बातें की, इनको सत्ता के लिए एकनाथ शिंदे साहब के साथ मिलकर शिवसेना को तोड़ के उनकी वसाखियों के ऊपर अपने मिनिस्टर बनाने के लिए इनको कहा। इन्होंने कहा जी लोगों में अनक गैरत जिंदा है। क्या महाराष्ट्र की सरकार लोगों ने तोड़ी है? जब भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है, या सीबीआई और ईडी ने तोड़ी है, या एनआईए ने तोड़ी है? ये जरा जवाब दिए मुझे मेरे मित्र स्पोक्स पर्सन कि वहां आप कहते हो लोगों ने उनको उखाड़ फेंका। भाई लोगों ने तो आपको उखाड़ के फेंका बाहर। आपने चोरी दरवाजे से वहां सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की और आप उसमें कामयाब हो गए। आप मुझे बताइए, अगर आप लोगों का सामना करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराते? आपको लोग सबक सिखाएंगे, आपको दिखाएंगे आपकी जगह कहाँ है। आज क्यों जम्मू शहर में हर एक चौक में धरना है? आज आप वकील धरने पर हैं, आज डेली वेजर धरने पर हैं, आज बीएसएफ के एस्पिरेंट धरने पर हैं। मुझे बताइए, मैं आपसे इनसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि सीने में जलन और आंखों में तूफान क्यों है? सीने में जलन और आंखों में तूफान क्यों है? आज हर शख्स इस शहर का परेशान क्यों है? इसके बारे में मुझे बताइए अभिजीत जसरोटिया साहब। आपको आज ढूंढ रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स, आपको ढूंढ रहे हैं जेके पीएसआई वाले जिनका स्कैम आपने किया, आपको ढूंढ रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी वाले, आपके लीडरों को ढूंढ रहे हैं टेलीवेजर, आपके लीडरों को ढूंढ रहे हैं कैजुअल लेबर, आपके लीडरों को ढूंढ रही है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, आपके लीडरों को ढूंढ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपके लीडरों को ढूंढ रहे हैं आशा वर्कर, आपके लीडरों को ढूंढ रहे हैं एनएचएम। आपको ढूंढ कौन नहीं रहा? आप तो अंदर पता नहीं कहां छिप के बैठे हो। कितनी देर, मुझे बताइए, कितनी देर जोर और जुल्म के साथ आप अपना काम चलाओगे? लोग अब सड़कों पर हैं, लोगों को लोग जवाब मांगते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब लचीलेदार भाषणों से बात नहीं होगी, आप लोगों को जवाब दो, आप लोगों के पास जाइए। ये सरकारें तोड़ना बनाना लोगों का काम था, लोगों ने वोट देने थे, आपने नहीं देने। वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, लेकिन जवाब लेने से पहले एक मरतबा फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि मुख्य खबर ये है कि प्रोविंशियल कमेटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको हेड कर रहे थे उमर अब्दुल्ला। इसमें सभी सीनियर लीडर टॉप टू बॉटम मौजूद थे और बड़ा गहन मंथन करने के बाद ये फैसला लिया गया कि पीएचडी के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग 90 की 90 सीटों पर अपने बूते चुनाव लड़ेंगे। अभिजीत जी आप जवाब दे दीजिए, आप वीरेंद्र जी का। सबसे पहले बात तो ये रीजनल कम और डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स ज्यादा है। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, फिर महबूबा मुफ्ती, फिर महबूबा मुफ्ती के भाई साहब, फिर उनके मामे, फिर उनके ताए, फिर उनके चाचे, सभी की बनाई हुई पार्टी। बाद में वो भी इनको छोड़ के चले गए सारे के सारे। तो ये जो रीजनल पार्टीज और खासकर डायनेस्टिकल पार्टीज होती हैं, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के ऊपर ही अपनी सारी की सारी जो है बिसात बिसाती हैं। सबसे बड़ी बात आती है लोगों का इनको कितना ही साथ दूर है, तो हाथ कंगन को आरसी का जरा थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो डीडीसी चुनावों में इनका क्या हाल हुआ, क्या वोट शेयर रहा, क्या इनको पता नहीं है? कौन सी दुनिया में आप रहते हो, आपको पता होना चाहिए किस तरह से। आप तो कहते हैं दो बार आपने सत्ता प्राप्त की और आपको तो बड़े साल हो गए यहाँ पर सत्ता प्राप्त की हुई, तो क्यों लोगों ने आपको खदेड़ दिया डीडीसी के चुनावों में? क्योंकि लोगों ने देखा कि आप एक डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स हैं जिसमें भाई भतीजावाद चलता है। जिस तरह बाकी जगह पर ये भाई भतीजावाद चलता है, उसी तरह का भाई भतीजावाद चलाने वाली ये पार्टी जब डिजर्विंग लोगों को आगे नहीं लाया तो लोगों ने आपको खदेड़ दिया। इन सब चीजों के ऊपर से आपने जिस तरह के काले कारनामे अपने टाइम पर किए हैं भली भांति लोगों को पता है। लोग इसलिए हैरान और परेशान है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहकर जिनकी वालिदा से आज ईडी पूछ रही है कि ये आपके पास हवाला का पैसा, ये वाला पैसा कहां से आया है, तो लोग तो परेशान होंगे। अभी मुख्यमंत्री का आपने जो दरबार सजाया, उसके अंदर जो आपका महल था, उसमें आपने 2.5 करोड़ रुपए के केवल और केवल क्रॉकरी, केवल और केवल नए नए पर्दे और ये सब कुछ वो 2.5 करोड़ रुपए लोगों का था, जिसका लोगों ने आपसे आज हिसाब किताब पूछा है। आप लोगों की जब इतनी लोगों की ऐसी उत्पीड़ना करेंगे, और आज तक आपने किया क्या? यही भाई भतीजावाद को चलाते हुए जितनी अपॉइंटमेंट्स आपने की हैं सभी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की हैं। क्या लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह का बर्ताव रहा आपका लोगों के साथ? और आप लोग जमहूरियत की बात, आप लोग डेमोक्रेसी की बात करेंगे। 2008 आपको याद है अमरनाथ लैंड रोड, जब चंद लोग जो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं अपने सर पे छत चाहते थे बालटाल में, और आपकी महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी उनको नहीं माना उन्होंने, और पूरा जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़वा कर रख दिया और हिंदू मुसलमान करके रख दिया। आप लोगों को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाओगे तो डेमोक्रेसी की जरा पूरी परिभाषा समझ लीजिए, किस तरह की आपकी सियासत और आपकी राजनीति रही है।
यहाँ पर आपने केवल और केवल लोगों को गुमराह किया है। उन्हीं फारूक अब्दुल्ला साहब पर आपकी मैडम ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने 135 करोड़ रुपया बच्चों की गेंदें, बच्चों की बालें और बच्चों का सब कुछ खा दिया, और उसके बाद आज उन्हीं फारूक साहब की तरफ देख रहे हो कि हमारी उंगली थाम लो, हमारा हाथ थाम लो। यानी कि जब सत्ता पाने के लिए आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, कम से कम कोई स्टैंड तो रखो। आपने कश्मीर के लोगों के साथ किया है, तो मैंने 20 बार आपको चैनल्स पे कहा, लेकिन अभी तक आपसे जवाब नहीं दिया गया, ना ये चार्जशीट का। आप ही के पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के पीछे छुपे रहते थे, किस तरह से टेररिस्टों को यहाँ पर पालते थे, क्या अबू दुर्जाना का केस आपको याद नहीं? और आप सभी के सभी लोग बराती थे, क्यों बोलते हैं सब चीजों को? किस तरह की सत्ता और किस तरह की सियासत आप लोग चला रहे थे? आप लोगों को सत्ता दी गई थी आम लोगों की रक्षा करने के लिए। जब रक्षक की भक्षक बनेगा तो लोग वही हाल करेंगे जो आज आपकी पीढ़ी। चलिए अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वरिंदर जी, आपसे ये जानना जरूरी है कि ये कवायद जो शुरू की गई थी, इस कवायद पर इसका असर पड़ेगा? जो आज प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग थी, अपना जो विशेष स्टेटस हमें मिला था जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए, जो आपने एक मोर्चा शुरू किया था। देखिए ऐसे है विनोद जी कि मैं जरा 2 मिनट मुझे दे दिए, मैं अभिजीत जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने परिवारवाद की बात की, डायनेस्टी रूल की बात की। भाई ये नेको ऐसी उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर भाजपा में आपको बताता हूँ, ये परिवारवाद की बातें करते हैं। यहाँ युद्धवीर सेठी साहब इनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी मिसेज जो है प्रिया सेठी, वो मंत्री भी रही है, MLA भी रही है, आज वो उनके दफ्तर की इंचार्ज है। ये किस परिवारवाद की बात करते हैं? हाँ मुझे बताइए। अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, उनके बेटे सीधे PCCI के सेक्रेटरी बन गए। राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है वो MLA हैं, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ये इनसे बोल कर सकते हैं कि परिवारवाद तो उनके घर से शुरू है। यहाँ तक बात इन्होंने की बैकडोर अपॉइंटमेंट की, आपने तो बैंक ही बेच दिए, करोड़ों रुपया बैंकों का लेके व्यापारी जो वहां से निकल गए, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा प्लान बनाया कि मैं इनको वापस बनाऊं? उल्टा उनको रेड कार्पेट से पैसे जो उनको देते रहे। करप्शन का बीजेपी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। और ये जो बात इन्होंने आज की है कि हम वहां गए, ओ भाई मिलिटेंट तो आपके दफ्तरों में बैठे हैं, मिलिटेंसी के साथ आपका रिश्ता है। मुझे बताइए, तालिब हुसैन जो लश्कर तोयबा का एरिया कमांडर था, LED का, वो मिलिटेंट था, वो इनकी पार्टी का IT सेल का इंचार्ज है। उसके फोटो अभिजीत जसरोटिया साहब के साथ भी है, उसके फोटो रविंद्र रैना साहब के, और बहुत बड़ी बात है पास बैठा अपनी फोटो खिंचा रहा है। भाई मिलिटेंट आप पालते हो, करप्ट लोग आप पालते हो, चोर लोग आप को करते हो। तो मैं कहता हूं कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। इनको आईना दिखाइए, इनसे पूछिए कि लश्कर तोयबा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता? बीजेपी बताइए जरा, तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता? रविंद्र रैना बताओ जरा, बताओ आपका उनके साथ रिश्ता क्या था जिसको आपने IT सेल का इंचार्ज बनाया? और बात यहाँ तक आई, मुझे बता दीजिए जो मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। देखिए PDP PAGD का हिस्सा है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस PAGD में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उनके प्रेसिडेंट है। उन्होंने कल भी जो मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने आपके सामने कहा, आपने भी वो कवर किया होगा, उन्होंने कहा कि PAGD चुनाव जो है इकट्ठे लड़ेगी, हम इलेक्शन के लिए नहीं है, हम कुर्सी के लिए नहीं, हमें बहुत बड़ी काम। और जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का तल्लक है, PDP की लीडरशिप और हम PDP के वर्कर इस बात के लिए आयल हैं कि हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन बहाल करनी है। उसके लिए जंग मसला सुप्रीम कोर्ट में, हम वहां भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, असेंबली में भी लड़ेंगे, जहां जहां हम लड़ सकते हैं। हम अपनी जो शनाख्त जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने इलीगल तरीके से जम्मू कश्मीर को जेल में डाल के हमसे छीनी है, हमारे हक हकूक हमसे छीने हैं, उनकी बहाली के लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको बताते चलें कि प्रोविंशियल लेवल की कमेटी जो होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े सभी सीनियर नेता मौजूद रहते हैं। उस कमेटी की आज मीटिंग हुई है जिसको चेयर उमर अब्दुल्ला ने किया है। उस कमेटी में सब ने अपनी रिजेंटमेंट शो की है कि PAGD के कुछ घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, लिहाजा अलग से इलेक्शन लड़े जाएं, और उन्होंने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि जो इनका डिज़ाइन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिज़ाइन है, जो भारतीय जनता पार्टी का डिज़ाइन है, जो कॉन्स्पिरेसी वो लड़ कर रहे हैं, उसको अगर डिफीट करना है तो सभी लोगों को मिलकर के वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करना होगा। लेकिन आज ये माना जा सकता है कि PAGD का आखिरी दिन था, और इस बैठक के बाद मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो असमंजस बनी हुई थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो DDC के इलेक्शन में लेकर के बनी हुई थी, अब ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है कि जब भी इलेक्शन होंगे वो 90 की 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट, अपने बूते उतारेगी। धन्यवाद।